Hello students, welcome back to the another class of chemistry. During this session we are going to cover the important topics of transition elements chapter number 4 of your 12th chemistry. So ये चैप्टर ही ऐसा है, थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है. सो थियोरेटिकल चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करना है, सो यहाँ पे मैंने ना दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. कीवर्ड्स एंड वेयर टू यूज़, कौन से केस होंगे जहाँ पे हमें कीवर्ड्स यूज़ करेंगे टू राइट डाउन द आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कीवर्ड जो हम कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. बिफोर आई स्टार्ट विद द कीवर्ड्स, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो पहले मैंने इधर एक क्वेश्चन रखा हुआ है जो कीवर्ड है नहीं एक्चुअली में. व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? नाउ अकॉर्डिंग टू IUPAC पहले क्या था कि S एंड P ब्लॉक के बीच में आता है ना डी ब्लॉक, दैट्स वाई इनको बोला गया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज वो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे थे. आप इधर S ब्लॉक होता है, इधर P ब्लॉक एंड बीच में होता है D ब्लॉक. सो D ब्लॉक के अंदर फर्स्ट होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, D ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को. सो S एंड P, S में मेटल्स होते हैं, P में क्या होता है? नॉन मेटल. तो एक ट्रांजिशन हो रहा था. तो पहले के ज़माने में हम बोल रहे थे कि ड्यू टू ट्रांजिशन इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. बट नाउ अकॉर्डिंग टू IUPAC ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफाइंड एज मेटल्स विच हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल. इनकम्प्लीट डी सबशेल होना चाहिए आइदर इन न्यूट्रल एटम और इन देयर आयंस. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इफ आपको डी सबशेल कैसा मिल जाए? इनकम्प्लीटली फिल्ड, तो इनको बोलेंगे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो डी ब्लॉक में है फिर भी इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते? जिंक, Hg एंड कैडमियम. देयर आर 3 एलिमेंट्स जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते. तो आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है. जिंक, मर्क्यूरी एंड कैडमियम नॉट रिगार्डेड एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्यों हम नहीं बोलते इनको? तो इसका कंप्लीट रिवर्स आंसर लिखना है कि कंप्लीटली फिल्ड. इसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड होनी चाहिए ट्रांजिशन में, तो ट्रांजिशन नहीं है तो क्या लिखेंगे? कंप्लीटली फिल्ड N-1 डी सबशेल इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर इन आयंस. अब देखो पहले तो डी ब्लॉक का जनरल कन्फिग्रेशन क्लियर होना चाहिए कि आउटर मोस्ट का जनरल कन्फिग्रेशन क्या होता है? N-1 इधर D और NS 1 से लेके 2, और D कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से लेके टिल 10. तो ये आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए D ब्लॉक एलिमेंट्स की. N-1 D 1 से लेके 10 और NS 1 से लेके 2. अब 2 एक्सेप्शन है 3D सीरीज के अंदर. एक मैं बात करूँ अबाउट क्रोमियम, तो क्रोमियम का कन्फिग्रेशन क्या होता है? आर्गन कंप्लीट 3D5 4s1. दैट्स वाई इधर हमने लिखा हुआ है 1 से लेके 2. जनरली 2 होता है बट 1 भी हम काउंट करेंगे. क्रोमियम और कॉपर का भी केस ऐसा ही है. आर्गन कंप्लीट 3D10 4s1. तो ये दोनों की कन्फिग्रेशन क्लियर होनी चाहिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी है. जिंक, मर्क्यूरी एंड कैडमियम को क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते? बिकॉज कंप्लीटली फिल्ड N-1 डी सबशेल होता है इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. अब मैं जिंक का एग्जांपल दूं ना, तो जिंक का कन्फिग्रेशन क्या होता है? आर्गन कंप्लीट 3D10 एंड 4s2. अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दूं मैं तो कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? 3D10. तो +2 के अंदर भी क्या है? 3D10 कंप्लीटली फिल्ड है. दैट्स वाई वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है. न्यूट्रल के अंदर भी कंप्लीटली फिल्ड है और आयंस के अंदर भी कंप्लीटली फिल्ड है. दैट्स वाई इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते. चलो ऐसे ही मैं बात करूं अबाउट सेकेंड कीवर्ड जो यहीं पे लिखा हुआ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन N-1 डी सबशेल. ये कब यूज करोगे आप? मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पूछे कि वो पैरामैग्नेटिक क्यों होते. ऐसा क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली पैरामैग्नेटिक दिखते हैं तुम्हें, तो आंसर क्या लिखना है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब इसके ऊपर एक फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू √n और n+2. n क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो ये भी क्लियर होना चाहिए कि n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे
उतना ही मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगा। अब देखो n की वैल्यू 0 रखूँ मैं तो आंसर 0 आएगा, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं बताते हैं। जब भी डायमैग्नेटिक हो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का आंसर 0 होगा। सो ऐसा पूछे कि पैरामैग्नेटिक क्यों होते, तो आंसर यही लिखना है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अरे देखो अनपेयर्ड क्यों है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब क्या, जिसके अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हो, दैट्स वाई इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे तुम्हें। चलो तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों कीवर्ड्स क्लियर है। थर्ड कीवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड डी ट्रांजिशन। अब ये होता क्या है डी ट्रांजिशन, देखो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द आयंस। आपको बोले कि जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड्स या फिर कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। ऐसा क्यों होता है बेसिकली, लेट्स अंडरस्टैंड बाय टेकिंग वन एग्जांपल। देखो जनरली क्या होता है कि डी ऑर्बिटल्स 5 दिखती है तुम्हें, एक डी सबशेल की बात करूं मैं। एक डी सबशेल के अंदर देयर आर 5 ऑर्बिटल्स। अब इसमें होता क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं बेसिकली, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाए, जिसको हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स, ये जो डी ऑर्बिटल होती है ना, 5 ऑर्बिटल होती है, वो स्प्लिट हो जाती है 2 सेट के अंदर। एक के अंदर कितनी दिखेंगी तुम्हें 2, और नीचे 3 ऑर्बिटल्स दिखेगी। इसको बोलते हैं हम T2G और इसको बोलते हैं EG। इफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, sp3d2 है या d2sp3 है, जो आप देखोगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर, बट पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर 5 का। उतना तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में डी ऑर्बिटल्स का क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है 2 साइड के अंदर, T2G एंड EG। T2G का मीनिंग क्या होता है, ट्रिपली डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। अब ट्रिपली डीजनरेटेड से याद रखोगे कि 3 ऑर्बिटल्स होती है। अब यहीं पे 3 ऑर्बिटल से इधर 2 है। अब देखो इफ मैं इसको कोई एनर्जी दूं, लेट से इधर इसका एनर्जी है, समझ लेते हैं 50 जूल और इसका है 70 जूल। अब होगा क्या बेसिकली, जब भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन +½ या -½ हो, इसको मैं पर्टिकुलर कोई एनर्जी दूं, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, एक ट्रांजिशन करेगा हाई एनर्जी में। ड्यू टू दिस ट्रांजिशन, मतलब देखो 50 जूल ए 70 जूल है, मतलब वो 20 जूल की एनर्जी लेके गया ना हाई एनर्जी पे। बट कोई भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पे ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है। तो जब भी ये वापस आएगा ना, तब एक पर्टिकुलर लाइट का एमिशन करने वाला है। तो जब भी कोई लाइट का एमिशन होगा, इसका कुछ कलर दिखेगा। दैट्स वाई वो कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द डी ट्रांजिशन फिनोमिना। एक होता कब है, जब इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, अनपेयर्ड होने चाहिए। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो डी ट्रांजिशन हो नहीं सकता है, जगह ही नहीं होगी यार ऊपर। सो जगह खाली होनी चाहिए ऊपर की, या अनपेयर्ड होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कर सकता है। तो अपने को आंसर तो उतना ही लिखना है कीवर्ड के अंदर कि ड्यू टू डी ट्रांजिशन। वो कब होता है डी ट्रांजिशन, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ आयंस। चलो ऐसे ही 1 2 3 खत्म हो गया। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट विच इज द हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो वहीं पे कौन सा कीवर्ड यूज करोगे आप, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d सबशेल प्लस स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड बनता कैसे, क्रिस्टल लैटिस होता है बेसिकली, जिसके अंदर वो कर्नेल्स होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कहीं पे। कर्नेल्स मतलब प्लस चार्ज है, और इनर इलेक्ट्रॉन्स हमने देखे हुए हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स प्लस चार्ज, न्यूक्लियस। इनर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस का पार्ट है, इसको बोलते हैं कर्नेल्स। वो कर्नेल्स के अराउंड क्या होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बेसिकली। जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इसके अंदर कौन सा बनता है, मेटालिक बॉन्ड बनता है। इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होता है, बॉन्ड बनता है। तो दैट्स वाई इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उतना इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन ज्यादा होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा। दैट्स वाई इनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा होगा, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखेगी। तो इन शॉर्ट
हाई फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब यहीं पे ऐसा क्वेश्चन आता है, ट्विस्ट इधर ऐसा करता है कि जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी कैसे होते हैं? सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। क्यों सॉफ्ट मेटल्स होते हैं? बिकॉज इसके अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं। बेसिकली हमने देखा ना ऊपर कि ये तीनों के तीन कैसे हैं? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड वीक मेटालिक बॉन्ड, दैट्स वाई कैसे हैं? सॉफ्ट मेटल्स। आपको ऐसा ही आंसर लिख लेना है जो ऊपर हमने डिस्कस किया था। सॉफ्ट इसीलिए, हार्ड होने चाहिए थे जब वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो, बट ये नॉन ट्रांजिशन है तो सॉफ्ट होंगे बिकॉज इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं मेटालिक बॉन्ड की तरफ। मेटालिक बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा? स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा। चलो नेक्स्ट, जेड इफेक्टिव एंड शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो ये दोनों कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखो हाई जेड इफेक्टिव, इफ जेड इफेक्टिव की वैल्यू हाई है ना, मतलब स्मॉल एटॉमिक रेडियाई होगा। जेड इफेक्टिव क्या होता है? नेट फोर्स जो न्यूक्लियस लगा रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब साइज क्या होगी? कम होगी। तो जेड इफेक्टिव हाई होगा तो साइज कम होगी। बट इसमें ध्यान ये रखना है कि शील्डिंग इफेक्ट जो होती है ना इनकी, वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ डी एन एफ सबशेल, दैट्स वाई इनका हाई जेड इफेक्टिव है। अब आपको ऐसा पूछे कि स्मॉल एटॉमिक रेडियाई क्यों होती है, तो आंसर वही लिखना है, बिकॉज ऑफ हाई जेड इफेक्टिव। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना भी डिफिकल्ट होगा। तो दैट्स वाई हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी इनकी कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स एस एंड पी। अब इसमें है ना, मैं 3D सीरीज की बात करूं ना, तो 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना तो आयनाइजेशन की वैल्यू क्या होगी? जनरली इंक्रीज होती। 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी या एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। बट दो एक्सेप्शन है इसके अंदर, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो साइज क्या होती है? बेसिकली डिक्रीज होती है जनरली। तो दो एक्सेप्शन कौन से हैं? क्रोमियम एंड कॉपर। अब सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर करता है? इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अभी हमने आगे देखा आर्गन कंप्लीट 3d10 4s1, ये है कॉपर का। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन कंप्लीट 3d5 एंड 4s1। अब देखो इसमें होता क्या है, क्रोमियम एंड कॉपर में जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं ना दोनों में से, इनको क्या मिलता है? डी सबशेल का हाफ फिल स्टेबिलिटी इन क्रोमियम, एंड कॉपर के केस में फुल्ली फिल स्टेबिलिटी मिलती है। तो दैट्स वाई इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी है। तो क्रोमियम एंड कॉपर में आपको है ना एनर्जी कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, बिकॉज निकालने के बाद क्रोमियम को क्या मिलता है? हाफ फिल स्टेबिलिटी, और कॉपर को मिलता है फुली फिल स्टेबिलिटी। दैट्स वाई इन दोनों का आयनाइजेशन बहुत कम होगा कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज। चलो एक क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट आगे देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इफ आप 4D से 5D की तरफ जा रहे हो ना, तो इसमें बीच में आता कौन है? 4F। जब भी 4F का इन्वॉल्वमेंट होगा ना, विच इज पुअर शील्डर, इधर लिखा हुआ है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इनका जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। जैसे ही पुअर शील्डिंग आया, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन नजदीक आएंगे, साइज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा तुम्हें। तो दैट्स वाई ये फिनोमिना को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ फिलिंग ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन्स विच आर पुअर शील्डर विच कॉजेज इंक्रीजिंग इन जेड इफेक्टिव। उतना ही आंसर लिखना है तुम्हें कि क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलो अब यही पे नेक्स्ट पार्ट लिया हुआ है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वेरिएबल क्यों बताते हैं? अब देखो हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखा था कि कोई भी नोबल गैस कंप्लीट होगा और इधर क्या होगा? n-1d और ns, ये 1 से लेके 2, और इधर भी क्या होगा? 1 से लेके 10। अब देखो यहीं पे आंसर लिखा हुआ, इन दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है। तो एनर्जी लेवल्स ऑफ देयर आउटर मोस्ट ns एंड पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट कौन सा होता है? बेसिकली आउटर मोस्ट के जस्ट अंदर वाला शेल, जो थर्ड वाला शेल होगा ये n है, तो ये कौन सा होगा? n-1। तो n-1 वाले शेल को क्या बोलते हैं हम?
पेनल्टीमेट शेल। तो पेनल्टीमेट शेल के अंदर n-1d ऑर्बिटल्स है, आर इंक्रेडिबली क्लोज, बहुत नजदीक है, तभी तो इनको वैलेंस में रखा हुआ है हमने। बिकॉज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स इज सो स्मॉल, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ सेट्स कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। मतलब इन दोनों के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट्स वाई मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे ये लोग, वहीं पे आपका आंसर होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ n-1d सबशेल के ऑर्बिटल्स। दैट्स वाई ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे तुम्हें। इसमें से निकालो और इसमें से भी निकाल सकता हूँ, दोनों में से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल कर सकता हूँ, तो दैट्स वाई ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अब कैटालिस्ट करते क्या है, बेसिकली सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं कोई भी रिएक्टेंट को। अब लिखा हुआ है लार्ज सरफेस एरिया, तो एक कीवर्ड तुम्हें क्लियर होना चाहिए, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब इसमें होता क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगे ना, तो डिफरेंट टाइप के सरफेस एरिया बता सकते हैं, तो दैट्स वाई डिफरेंट टाइप के सरफेस एरिया बताएंगे, तो दैट्स वाई आपको है ना लार्ज सरफेस एरिया मिल सकता है वहां पे, और ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया इनका कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होगी। अब इसमें बेस्ट एग्जांपल देखो, H2 गैस PTPD, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है कि प्लेटिनम और पैलेडियम की सरफेस के ऊपर H2 गैस को रखते हैं हम। वो क्यों रख पाते हैं, बिकॉज इनका सरफेस एरिया बहुत लार्ज है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बीच में जगह होगी, ड्यू टू दिस जो एम्प्टी स्पेस लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट करेंगे। चलो फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि क्यों अलॉय का फॉर्मेशन कर पाते हैं। तो अलॉय फॉर्मेशन करने के लिए देखो, एक एटम A है, दूसरा एटम B है, इन दोनों को मिलके अलॉय का फॉर्मेशन करना है ना बेसिकली, तो जो साइज डिफरेंस है ना वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15% से कम डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स टू फॉर्म अलॉय। अब ये लोग अलॉय क्यों फॉर्म कर पाते हैं, बिकॉज देखो इनके अंदर है ना सिमिलर एटॉमिक रेडियाई होती, तो आपको आंसर उतना ही लिखना है, ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक रेडियाई बिटवीन एनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये लोग क्या फॉर्म कर पाएंगे, अलॉय फॉर्मेशन। डन। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब मोर नंबर ऑफ बॉन्डेड ग्रुप्स या फिर एटम्स, ज्यादा एटम्स या फिर है ना, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, कॉम्प्लेक्सिटी है यार, ज्यादा एटम्स इसको अप्रोच कर रहे हैं। अब ज्यादा एटम्स को अप्रोच कब कर पाएंगे लोग, अब देखो इनका साइज स्मॉल होना चाहिए, जब साइज स्मॉल होगी ना तब इनके पास मल्टीपल्स एटम्स या ग्रुप्स रह सकते हैं और बॉन्ड बना सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इज स्मॉल साइज है इनकी, दूसरा हाई न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्टिव ज्यादा है ना, जब Z इफेक्टिव ज्यादा है मतलब इजीली दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। एंड अगेन जब दूसरा सामने एटम या फिर मॉलिक्यूल आ रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन्स लेके आता है, अब इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए घर में जगह तो होनी चाहिए ना, तो ड्यू टू वैकेंट d ऑर्बिटल्स ये लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो ये भी तीनों के तीनों कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैकेंट d ऑर्बिटल्स खास इंपॉर्टेंट है, घर में जगह तो होनी चाहिए ना मेहमान को रखने के लिए, तभी तो आ पाएंगे। दैट इज द रीजन कि ये लोग क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर पाते हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल्स। चलो नेक्स्ट, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ आयन। अब इसमें एक फिनोमिना है विच इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर हम जनरली क्या यूज करते हैं, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मेजरमेंट करते हैं हम। अब मैं जनरलाइज लिखूं तो ऐसा कुछ दिखेगा हमें, E0 M2 + 2m। अब देखो जितना M2 + मोर स्टेबल होगा उतना वो इजीली M में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब इसका पोटेंशियल बहुत कम है। तो जब भी आयन ज्यादा स्टेबल होगा ना उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो इधर लिखा भी है मैंने कि लो SRP, देखो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ आयन मतलब इनका SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जितना लो SRP होगा उतना ही आयन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अब उसमें तुम्हें एक ऑर्डर पता होना चाहिए, हाफ फिल्ड फुली फिल्ड d ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और इससे भी ज्यादा किसकी होती है, मैं लिखवा रहा हूं पूरा ऑर्डर कहीं पे नोट डाउन करना,
T2G, हाईएस्ट स्टेबल कौन होता है? D10, D10 के बाद T2G6, T2G में कितनी होती है? 3 ऑर्बिटल्स, T2G फुली फिल्ड स्टेबिलिटी आती है, T2G फुली फिल्ड स्टेबिलिटी के बाद T2G हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी आती है, एंड सबसे कम कौन सा होता है? D5 हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। D10 का हाईएस्ट है, देन T2G6 है, देन T2G3 हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी T2G की, एंड सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होती है? D5 हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी की। बिकॉज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग होता है, और स्प्लिटिंग के ड्यूरेशन के अंदर ये T2G EG में ब्रेक डाउन होते हैं, तो नीचे वाली ऑर्बिटल्स में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दो तो हाफ फिल्ड होगा, सब में पैड कर दो तो फुली फिल्ड होगा T2G। सो यहीं पे देखो एक क्वेश्चन मस्त दिखता है हमें यहाँ पे कि ये जो मैंगनीज है ना, Mn2 प्लस से लेके Mn की बात करूं, इसका जो पोटेंशियल है ना, ये जो Mn2 प्लस है ना, विच इज एक्सट्रीमली स्टेबल, दैट्स वाई इसका एसआर भी होता है ना, वो माइनस में आता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। माइनस में क्यों आता है? आंसर वही लिखना है, बिकॉज Mn2 प्लस मोर स्टेबल है ना, तो इसका एसआर भी कम होगा। स्टेबल क्यों है? आप देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 4s2, ये मैंगनीज का है, आर्गन कंप्लीट। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो ना, इसको क्या मिलेगा? 3d5 हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। ड्यू टू 3d5 हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी, Mn2 प्लस इज मोर स्टेबल देन मैंगनीज, दैट्स वाई इसका एसआर भी कम। अब क्रोमियम के केस में भी यही होगा। देखो आपको यहीं पे बोलेंगे एक है क्रोमियम प्लस 3 एंड दूसरा है क्रोमियम प्लस 2 विच इज मोर स्टेबल। अब आप देखो क्रोमियम प्लस 3 में ना कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आर्गन कंप्लीट 3d5 4s1। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को निकालो दूसरा निकालो तो क्या आएगा? 4d4, जिसमें हाफ फील्ड है ही नहीं। बट इफ मैं और एक निकाल दूं तो 3d3 आएगा। 3d3 मतलब क्या? T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, दैट्स वाई Cr+3 मोर स्टेबल है। और यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन बना हुआ है कि क्रोमियम शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, द रीजन इज T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। डन। चलो इसके बाद मैंगनीज +2 इज मोर स्टेबल, ऑलरेडी रीजन एक्सप्लेन किया। हाफ फील्ड D5 स्टेबिलिटी, ड्यू टू दिस लो SRP होगी, Mn हैज लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट इज जिंक शोज ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? अब देखो यहीं पे क्या होगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा या फिर D10 स्टेबिलिटी। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेसिकली? आर्गन कंप्लीट 3d10 4s2। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो ना, इसको क्या मिलेगा? फुली फिल्ड d ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी। दैट्स वाई वो एक्सट्रीमली स्टेबल होगा और इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। स्टेबल है ना, क्यों निकालेगा इलेक्ट्रॉन है? तो दैट्स वाई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही बताते हैं। डन। चलो उसके बाद नेक्स्ट आपको बताया कि कौन से केस के अंदर कौन सा कीवर्ड यूज करना है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी एलिमेंट्स सीन विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो ए MnO4 माइनस और दूसरा भी एक कंपाउंड बना सकता हो या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में दे, Mn2O7 एंड MnF4। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन में ऐसा बताया होता है कि MnF4 ही फॉर्म कर पाता है वो, मतलब MnF7 नहीं कर पाता है जैसे ऑक्सीजन Mn7 कर पा रहा है, Mn2O7। अब देखो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +7 और इधर मैंगनीज क्या होगा? +4। तो +4 से ज्यादा मैं नहीं ले जा सकता हूं विद द हेल्प ऑफ फ्लोरीन। मेरे को क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। रीजन इसका ये है कि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। अब देखो एक है मैंगनीज का एटम, इधर मैं मैक्सिमम है ना 4 लोगों को रख सकता हूं अराउंड मैंगनीज। तो 4 लोगों को रखूं, 4 फ्लोरीन को रखूं, 4 ऑक्सीजन को रखूं। ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना पाएंगे बट फ्लोरीन नहीं बना पाएगा। तो दैट्स वाई इधर देखो हर जगह पे मैंने फ्लोरीन रख दिया, मतलब मैंगनीज के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? +4, बिकॉज ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो दैट्स वाई Mn के ऊपर प्लस जो आएगा वो होगा +4। चलो अब यहीं पे एक एग्जाम्पल लो, मेरे पास है मैंगनीज और इधर है ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन और अनदर ऑक्सीजन लिया है। अब देखो ये मल्टीपल बॉन्ड बना पाएंगे
जब भी मल्टीपल बॉन्ड बना पाएंगे, 4 ही ऑक्सीजन है ना, वहां पे 4 ही फ्लोरीन थे, दोनों का नंबर सिमिलर है, बट ये प्लस कहां तक ले जा सकता है, 7 तक ले जा सकता है मैंगनीज को। तो हाईएस्ट स्टेट कहां पे बता रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट +7 विथ ऑक्सीजन। तो रीजन यही लिखना है, ड्यू टू कैपेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल। चलो, तो यहीं पे लिखा है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एंड लो एटॉमिक साइज। फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज बहुत कम है और हाईएस्ट ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन का इससे भी साइज कम है। तो साइज कम जितनी होगी उतना ही ज्यादा एटम्स आजू बाजू में रख सकते हैं हम, ज्यादा साइज बड़ी और होगी तो हम नहीं रख सकते। चलो इनकी एटॉमिक साइज बहुत कम है, दैट्स वाई ये लोग बहुत ज्यादा नजदीक में रह पाएंगे और ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स विथ ओनली एंड ओनली फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अब इफ ऑक्सीजन का रीजन पूछे कि मैंगनीज है ना +4 तक ले, फ्लोरीन +4 तक ले जा सकता है बट मैंगनीज +7 तक, तो आंसर यही लिखना है जो नेक्स्ट आई थिंक लिखा भी है कीवर्ड के अंदर कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज सीन विथ ऑक्सो लिगेंड्स। ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा इसमें, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है बिकॉज साइज कम होती है ऑक्सीजन की, और ड्यू टू p-pi-d-pi मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये p-pi-d-pi ना भी लिखो तो भी चलेगा, उतना लिखना है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, d ऑर्बिटल यूज करता है मेटल और ऑक्सीजन कौन सी करता है, p ऑर्बिटल, इसीलिए p-pi-d-pi का फॉर्मेशन होता है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी तुम्हें दिख सकता है कि कॉपर 2+ से कॉपर वाला जो फिनोमिना है ना, जिसके अंदर इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.34, ऐसा क्यों होता है, हायर है ना, प्लस में है, जब भी SRP प्लस में है ना मतलब कॉपर 2+ की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, लेस स्टेबल होगा कंपेयर टू दी ये वाला कॉपर। तो आंसर क्या लिखना है, एकदम 2 कीवर्ड याद रख लेने हैं कि इनका सब्लिमेशन ज्यादा होता है और हाइड्रेशन कम होता है। ऐसा क्यों होता है, डिटेलिंग में जाने की भी जरूरत है नहीं, कोई पूछता नहीं है जनरली। सो हाई सब्लिमेशन और लो हाइड्रेशन, ये सब्लिमेशन जो एंथैल्पी होती है ना वो रिक्वायर्ड होती है और हाइड्रेशन होती है ना वो रिलीज होती है। तो आप देखो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी ना वो बहुत कम है, मतलब रिलीज जो हो रही है एनर्जी बहुत कम है और रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है, तो आपको है ना नेट अमाउंट कुछ देनी पड़ेगी एनर्जी, मतलब फिजिबल नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो यही लिखना है हाई सब्लिमेशन एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर 2+ which leads to अनस्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ आयन। चलो अब इसमें भी आपको एक हिंट देते हैं, अफेक्ट स्टेबिलिटी एंड SRP ट्रेंड्स इन एक्वस फेज। एक्वस फेज में ही देखते हैं हम, हाइड्रेशन जो होता है ना वो एक्वस फेज में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना इसके जैसा ही है, आपको बताया है कि वाई कॉपर प्लस इज अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। कॉपर प्लस अनस्टेबल होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 एंड 4s0, एक निकाल देना है ना अपने को। अब प्रॉब्लम देखो, वो बोला है कि कॉपर 2+ इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस, फुली फिल्ड है, फिर भी कॉपर 2+ जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 3D9 ए मोर स्टेबल है। क्यों, एक्वस फेज में ऐसा तो क्या होता है। अब देखो मेरे पास कॉपर +1 है और कॉपर 2+ है, अब इसमें मोर नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स कौन अट्रैक्ट कर पाएगा, कॉपर 2+। तो कॉपर 2+ का हाइड्रेशन ज्यादा होता है, मतलब मैं कॉपर प्लस से कॉपर 2+ की तरफ जाऊं ना तो जो एंथैल्पी रिलीज होती है ना हाइड्रेशन की वो बहुत ज्यादा होती है। तो इधर रीजन यही लिखा है, हाई नेगेटिव हाइड्रेशन ऑफ कॉपर 2+ कंपनसेट सेकेंड आयनाइजेशन ऑफ कॉपर। ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ना वो एनर्जी को कंपनसेट कर देता है, and which leads to the disproportionation reaction of copper plus in aqueous solution। तो कॉपर प्लस में ज्यादा स्टेबल नहीं होता है तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, कॉपर प्लस कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर 2+ के अंदर एंड कॉपर सॉलिड के अंदर। अब इसमें देखो ये 2 चाहिए मेरे को, तो नेट बैलेंसिंग हो गया। 2 तरीके है ना, कॉपर 2+ की तरफ जाए या कॉपर की तरफ जाए। कॉपर में तो ऑलरेडी मोर स्टेबल होगा वो न्यूट्रल फॉर्म जो है, और कॉपर 2+ जो है ना जिसके अंदर इसका हाई हाइड्रेशन विच कंपनसेट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। चलो अब नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कॉपर 2+ के है ना मेजोरिटी हैलाइड है ना वो नोन है, बट
आयोडीन का है ना हैलाइड नहीं बनता है, क्यों? अब रीजन देखो, कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडाइजेज I-2I2। ये जो कॉपर 2 प्लस है ना वो I- को I2 में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज इसका SRP और आयोडीन का SRP ऑलमोस्ट नजदीक में है, पोटेंशियल दोनों का नजदीक में है। दैट्स वाई कॉपर 2 प्लस है ना वो I- को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, -1 से 0 है ना ऑक्सीडेशन हुआ, और Cu2I2 फॉर्म होता है सॉलिड। तो ये रिएक्शन कई बार पूछ लेते हैं आपको कि कंप्लीट द रिएक्शन कॉपर 2 प्लस प्लस 4I- का ऑक्सीडेशन करना है I2 में, एंड ऑलरेडी वी नो दैट ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो ये क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। तो ये +2 से किधर जा रहा है, देखो +1 की तरफ जा रहा है। आयोडीन -1 तो कॉपर के ऊपर क्या होगा, +1 होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब क्या होता है बेसिकली, देखो आपको मैंने बताया था पहले कि मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से एक बीच में स्पेस होती है, कर्नेल्स, दो कर्नेल्स के बीच में। ड्यू टू दिस स्पेस ए इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं, और कई बार पूछते हैं कि व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। सो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज which are formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metal। और यहीं पे गिव रीजन पूछते हैं ऐसा कि क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, तो आपका आंसर यही होना चाहिए, बिकॉज मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से बीच में स्पेस होती है जिसके अंदर हम क्या रख सकते हैं, स्मॉल एटम्स, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब इसके बाद ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाई लोअर ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर बेसिक whereas हायर ऑक्साइड्स आर एसिडिक और एम्फोटेरिक। अब इसमें मैं एग्जांपल के साथ जाऊं तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि MnO जो है ना वो बेसिक है, बट Mn2O7 जो है ना वो एसिडिक है या फिर एम्फोटेरिक है। अब देखो मैंगनीज का स्टेट कौन सा है, +7। इसमें मैंगनीज कहां पे है, +2 पे है। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि लोअर ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, बट हायर ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक या एम्फोटेरिक। अब रीजन समझो इसमें की प्रॉब्लम क्या है। जैसे ही +7 की बात करूं ना, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, आर्गन कंप्लीट 3d5 4s2। अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालू, यहां से 5 निकालू, तभी तो +7 आएगा ना। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ही नहीं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं ना, मतलब वो कैसे है, एसिडिक है। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, वो ओनली एंड ओनली एक्सेप्टेंस कर सकता है। अब मैं बात करूं अबाउट Mn2+, तो इसमें क्या होगा, 3d5 में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो कैसे हो जाएंगे, बेसिक नेचर के हो जाएंगे। और यही आंसर लिखा हुआ है कि लोअर ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर बेसिक बिकॉज द मेटल एटम इज इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल for donation, and in higher oxides the metal is in high oxidation state, becomes electron deficient and hence tends to accept electrons, making these oxides acidic और एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब दोनों कर सकते हैं, या फिर लॉस भी या गेन भी, डिपेंड किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो आप। देन डन विद इसके अंदर है ना कुछ ऑक्साइड जो आप याद रखोगे, V2O5 एंड सेकेंड वन Cr2O3। ये दोनों ऑक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते, एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है। कई बार MCQ में पूछते हैं Cr2O3 एंड V2O5 बोथ आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो डन विद द ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो भी कीवर्ड्स हमने देख लिए, विथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं टूवर्ड्स कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो इसके अंदर जनरली है ना आपको रिएक्शंस याद ही रख लेनी है कि प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में ट्विस्ट है कि डी ब्लॉक के अंदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, फर्स्ट कंपाउंड जो है ना वो है K2Cr2O7। अब इसका कलर भी पता होना चाहिए तुम्हें, कैसा दिखता है, ऑरेंज कलर का दिखता है, तो दैट्स वाई इधर फ्रेम भी मैंने ऑरेंज बना के रखी हुई है। अब देखो इसका मैं स्टार्ट करूं विद द प्रिपरेशन, किस किस में से बना सकता हूं। आपको रिएक्शंस लर्निंग करनी है। स्टेप 1, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड बाय क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर क्या होती है, FeCr2O4। इसको रट्टा ही मारना है रिएक्शन को।
इफ मैं FeCr2O4 का रिएक्शन करवाऊं विद सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Na2CrO4। और इसका मैंने एक पर्टिकुलर कलर भी बताया हुआ है, देखो ये येलो कलर का होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेट। डाइक्रोमेट बनाने के लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा क्रोमेट, तो इसका नाम है सोडियम क्रोमेट एंड देन Fe2O3 रिलीज होगा। नेक्स्ट येलो कलर का है, पता होना चाहिए, कई बार वर्ड प्रॉब्लम्स भी बनते हैं इसके ऊपर। द मिक्सचर ऑफ Na2CrO4 एंड Fe2O3 इज सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशन। ये कहीं कोई पूछता नहीं है, जरूरत है नहीं। Fe2O3 वाटर इनसॉल्युबल होता है, वी ऑलरेडी नो दैट। चलो इसके बाद स्टेप 2, जैसे ही क्रोमेट का फॉर्मेशन होगा ना, इसको आप किस में डालोगे, एसिडिक मीडियम के अंदर डाल दोगे। जैसे ही एसिडिक मीडियम में डाल दोगे ना, एक कन्वर्ट हो जाएगा करस्पॉन्डिंग डाइक्रोमेट में। Na2CrO4 2H+ कन्वर्ट होगा ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट एंड Na+ रिलीज होगा और H2O रिलीज होगा। एसिडिक कंडीशन में वो जाएगा ऑरेंज के अंदर डाइक्रोमेट में। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे, इधर लिखा हुआ है एसिड की तरफ। इफेक्ट ऑफ पीएच की क्या इफेक्ट है, उससे पहले जैसे ही हमने सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन कर लिया ना, Na2Cr2O4 बन गया। देखो हमें क्या बनाना है, K2Cr2O7। तो बेसिकली सोडियम का क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, KCl के साथ। तो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव, तो सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा K2Cr2O7 प्लस NaCl एज अ बाय प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है बाय प्रोडक्ट, ये पता होना चाहिए। तो K2Cr2O7 को प्रिपेयर करने के लिए टोटल 3 स्टेप्स है। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन जो येलो कलर का होता है। स्टेप 2 इज जब आप नेक्स्ट एसिडिफाई करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट में जो होता है ऑरेंज कलर का, और फिर इसका आप KCl के साथ रिएक्शन करोगे टू गेट K2Cr2O7। ये हो गई प्रिपरेशन। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑरेंज रेड कलर का है इफेक्ट ऑफ हीट। इफ मैं K2Cr2O7 को हीट करूं तो अगेन एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Cr2O4 के अंदर। ये कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आने के चांस है। NCERT में गिवन है नहीं रिएक्शन, बट ये लर्न कर लेना कॉम्पिटिटिव के लिए। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ पीएच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच का इफेक्ट। इसमें होता क्या है, पीएच के इफेक्ट के अंदर इफ मैं क्रोमेट को एसिडिफाई करूं ना, मतलब पीएच डिक्रीज कर रहा हूं, पीएच डिक्रीज करूं तो किस में कन्वर्ट होगा, डाइक्रोमेट में। वहीं पे इफ मैं इसको क्या करूं, बेसिक मीडियम में डाल दूं तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमेट के अंदर। तो बीच में इक्विलिब्रियम आता है, एक दूसरे में वापस कन्वर्ट हो सकते हैं। इफ पीएच में डिक्रीज करूं तो किस में रहेगा, वो डाइक्रोमेट के अंदर, और पीएच इंक्रीज करूं तो क्या होगा, वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमेट के अंदर। तो ये दोनों रिएक्शन याद रखनी है। समटाइम कंप्लीट द रिएक्शन में पूछते हैं, आपको देखना है ना, एक क्रोमेट है, क्रोमेट कौन से स्टेट में होता है, +6 में, और डाइक्रोमेट भी +6 स्टेट में होता है। बट डाइक्रोमेट क्यों वर्ड यूज किया है हमने, देखो Cr2 है, ये Cr है मतलब क्रोमेट है, Cr2 है मतलब डाइक्रोमेट। चलो नेक्स्ट इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, वो लास्ट हम समराइज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए हमें, कई बार पूछ लेते क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर। ए है क्रोमेट, ए है डाइक्रोमेट, बीच में ऑक्सीजन है CrO3, इधर भी CrO3 है, बीच में ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया हुआ है। जनरली कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का पूछेंगे नहीं, बट फिर भी इसको लर्न कर लेना। चलो इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, वो पता होना चाहिए तुम्हें, बिकॉज क्रोमियम ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल दिखेगा तुम्हें। चलो फिर पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पर्पल कलर का होता है, तो कई बार इसका प्रिपरेशन पूछते हैं। स्टेप 1 वहां पे जैसे हमने एक और ली थी क्रोमाइड ओर, यहीं पे पायरोल्यूसाइड ओर यूज करेंगे जो होता है MnO2। अब इसका कलर पता होना चाहिए, ये ब्लैक कलर का होता है MnO2। वो ब्लैक कलर वाले कंपाउंड को KOH के साथ रिएक्शन करवाऊं ना तो किस में कन्वर्ट होता है, ग्रीन कलर का कंपाउंड जिसका नाम है, देखो हमें बनाना क्या है, परमैंगनेट। वहां पे डाइक्रोमेट था ना, तो पहले बनता क्या था, क्रोमेट, तो इधर पहले बनेगा क्या, मैंगनेट। तो MnO4 2- को क्या बोलते हैं, मैंगनेट आयन। वो पता होना चाहिए तुम्हें, ये लिखा भी है, मैंगनेट आयन होगा जब मैं इसका रिएक्शन करवा विद द बेस किसका, MnO2 का, ब्लैक कलर का कंपाउंड। चलो फिर मैं नेक्स्ट, जैसे ही इधर हमने क्या बना दिया, मैंगनेट, तो मैंगनेट का रिएक्शन करवाएंगे, डार्क ग्रीन कलर है। मेथड 1, डार्क ग्रीन कलर वाले कंपाउंड को हम क्या करेंगे, एसिडिफाई करेंगे।
वहां पे भी जब हमने एसिडिफाई ही किया था देखो, बट इधर होता क्या, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। Mn+6 स्टेट में है, इधर जाएगा +7 में और +4 के अंदर। देखो ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, दोनों हुआ पैरेलली। इसको क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो कई बार एग्जाम्पल पूछते हैं कि कौन सी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। MnO4 कन्वर्ट होगा MnO4- में और MnO2 में। जैसे ही MnO4- बन गया, हमें मिल गया पर्पल कलर का परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। K+ के साथ रिएक्शन करवा दो, हो जाएगा फिर तो फर्स्ट प्रिपरेशन डन। सेकेंड कॉमर्शियल प्रिपरेशन है, इसको याद रख लेना है। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे देन ए कन्वर्ट होगा MnO4- में सिंपली। मेथड 3 लेबोरेटरी स्मॉल स्केल पे कैसे बनाते हैं हम, तो Mn2+ का रिएक्शन करवाते हैं विथ H2O8 जिसका नाम है पेरोक्सो डाइसल्फेट, और विथ द वाटर देन मिलेगा हमें पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट, देन SO4 में कन्वर्ट होगा। देखो +2 से +7 गए ना हम, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो इधर भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। चलो नेक्स्ट, इसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट, इफेक्ट ऑफ हीट। कई बार ये पूछते हैं कंप्लीट द रिएक्शन के अंदर, और बोर्ड के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2KMnO4 को जब आप हीट करोगे, टेम्परेचर भी स्पेसिफिक है इसमें, 573 केल्विन टेम्परेचर, या आई थिंक 513 है, 573 या 513 एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, बट कोई भी एक टेम्परेचर लिखा हो 573 या 513 केल्विन, तो एक इसमें कन्वर्ट होगा बेसिकली K2MnO4 एंड MnO2। इसमें भी डिसप्रोपोर्शनेशन होता है KMnO4 का। देखो +7 में है ना, इधर होगा +6 में, इधर होगा +4 में। +7 से गए +6 हुआ रिडक्शन, और इधर भी देखो +7 से गए +4 अगेन रिडक्शन हुआ। तो इसको डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं बोलेंगे, जस्ट हीट करना है। तो दो कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, +7 से +6 एंड +4 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा बस। इसका नाम हमें पता होना चाहिए, MnO4 है मैंगनेट आयन, परमैंगनेट का मैंगनेट एंड MnO2। इसके बाद प्रिपरेशन डन। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए ना AB टेट्राहेड्रल है, ये स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए MnO4- का एंड पर्पल कलर का MnO4- एंड MnO4 ये मैंगनेट है, ये परमैंगनेट आयन है। कलर इसका ग्रीन होता है, इसका पर्पल होता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के अंदर मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना हुआ है देखो, जिसमें MnO4- जो होता है ना, वो एसिडिक के अंदर किस में कन्वर्ट होता है, Mn2+ में, और बेसिक और न्यूट्रल के अंदर MnO2 में कन्वर्ट होता है। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, MnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ किस में कन्वर्ट होगा, Mn2+। अब इधर देखो Cr2O7 जो 2- है ना, वो एसिडिक के अंदर किस में कन्वर्ट होता है, Cr+3 में, और बेसिक के अंदर हमने देखा ना pH इंक्रीज करेंगे तो डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट होगा, क्रोमेट में। अब इसमें दोनों में +6, इधर +6 में है, इधर +3 में है, +6 से +6 गए ना, कुछ नहीं हुआ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। जब वो +3 में जाएगा ना, खुद का रिडक्शन करेगा, दैट्स व्हाई वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इधर भी दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रहेगा, ये +7 में, ये +4 में, +2 में, दोनों में खुद का रिडक्शन कर रहा है। अब कुछ प्रॉपर्टी इधर लिखी हुई है मैंने कि बेसिक मीडियम के अंदर या न्यूट्रल मीडियम के अंदर वो MnO4- I- को किस में कन्वर्ट करेगा, IO3- में। इसका नाम आयोडाइड है, इसका आयोडेट है। तो वो आपको याद रख लेना है सीक्वेंस में कि MnO4- लो तो वो I- को किस में कन्वर्ट करेगा, IO3- में, इन बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम। दूसरा थायोसल्फेट H2O32- को कन्वर्ट करेगा SO4 में। जब भी आप बेसिक या न्यूट्रल मीडियम लो, तो ये दो ही रिएक्शन है जो बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में होती है, बाकी सब रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है। तो ए वाली ऑलरेडी रिएक्शन हमने देख ली, 513 केल्विन टेम्परेचर वाली। अब मैं एसिडिक मीडियम की बात करूं तो ये C2O42- है ना, ऑक्जेलेट आयन, वो किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में। अब देखो ना, ये +3 में है, कार्बन जाएगा +4 में, ऑक्सीडेशन हुआ ना, ये रिडक्शन कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। Fe2+ को किस में कन्वर्ट करेगा, वो Fe3+ में। नेक्स्ट S2- को किस में कन्वर्ट करेगा, सल्फर, न्यूट्रल में। -2 से किधर गए हम, 0, तो हुआ ना इधर ऑक्सीडेशन। अब देखो H2S भी लिखेंगे, S2- भी लिखेंगे, कोई भी लिखे, हमें पता होना चाहिए कि H2S में किस में ब्रेक डाउन होगा, S2- में। एंड अनदर ये जो रिएक्शन लिखी है ना, वो कौन बताएगा, ओनली एंड ओनली Cr2O72-।
SN2 प्लस किस में कन्वर्ट होगा, SN प्लस 4 में, H प्लस की प्रेजेंस में। दूसरी भी रिएक्शन है जो दोनों बताते हैं, SO3 माइनस किस में कन्वर्ट होगा, SO4 2 माइनस में, एसिडिक मीडियम में। नाइट्राइट किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट में, NO2 माइनस कन्वर्ट होगा NO3 माइनस में। ये कन्वर्जन फैक्टर्स तुम्हें पता होने चाहिए, और लास्ट में तो आपको बैलेंसिंग ही करना है। तो डन विद द डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये आप याद रख लोगे। इसमें एक एग्जाम्पल के साथ में जाऊँ तो क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है, इसके बाद लेट्स से इधर देखो, आपको बताएंगे कि MnO4 माइनस रिएक्ट्स विथ Fe2 प्लस इन एसिडिक मीडियम। तो करना क्या है, MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में किस में जाएगा, Mn2 प्लस में, और Fe2 प्लस किस में जाएगा, Fe3 प्लस में। उतना पता होना चाहिए। तो आप रिएक्शन कंप्लीट करोगे, बाद में तो रिडॉक्स का बैलेंसिंग ही तो करना है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।